हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग आपके फिजिक्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर क्लास 12 की सीरीज में जो पहले दो चैप्टर्स हैं आपके उसके तीन तीन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला जो चैप्टर है उसके तीन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर है यानी कि चैप्टर 2 जो आपका है उसके भी हम लोग तीन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता है और पढ़ाई के साथ साथ आपका कंटिन्यूअस डेली बेसिस पे रिवीजन भी चल रहा है। तो जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे, ये इस सीरीज का फोर्थ वीडियो है। एनीवे, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं चीजों को। देखिए, यहाँ पहला प्रॉब्लम है, an electron is revolving around a long line charge having charge density 2 into 10 to the power minus 8 coulomb per meter. Find the kinetic energy of the electron assuming that it is independent of the radius of electron's orbit. बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है भाई, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन है यानी कि पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अ लॉन्ग लाइन चार्ज having a charge density 2 into 10 to the power minus 8 coulomb per meter। याद कीजिए, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था, ये अगर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, जैसे कि मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, एक इनफाइनाइटली, यहाँ देखिए, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है। जस्ट सेकंड, मुझे ठीक से ड्रॉ करने दीजिए। इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है एक, जिसका कि करंट ये करंट सॉरी चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है। तो किसी भी पॉइंट पे जो कि डिस्टेंस r है इससे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपको वो होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई r। ये होता था जहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटर साइड में रखा होता था। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पे हाँ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, एंड फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो रिवॉल्व कर रहा है और हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv²। तो हमें तो बहुत कुछ मतलब वेलोसिटी नहीं पता है, वो कैसे पता चलेगा? तो देखिए, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज अगर क्यू है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? जो फोर्स, कोई फोर्स लग रहा है तभी तो ये मूव कर रहा है। तो जो फोर्स है आपका वो इसके ऊपर होगा क्यू ई, जहां पे क्यू क्या है, या फिर इसको लिखते हैं ई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को चार्ज को मैंने ई से डिनोट कर दिया यहाँ पर, है ना। तो और ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो खैर ये है ना। तो ये फोर्स है, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू हाफ, सॉरी, दैट विल बी इक्वल टू mv² बाई आर। क्यों? क्योंकि अगर ये रिवॉल्व कर रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है उसका मोशन जो है वो इसके अराउंड है, ऐसे, है ना, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है। तो कोई ना कोई रेडियस पे मूव कर रहा होगा ये, है ना कुछ रेडियस होगा इसके पाथ का। उस रेडियस को मैंने आर मान लिया। तो ये आपको आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, जो सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ते हैं, तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये होता है। तो ई, तो अभी क्या हो जाएगा आपका, ई इज इक्वल टू mv² बाई आर। अब देखिए ई कितना, ई तो खैर है ही आपका जो है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो है ये कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, है ना। ये फोर्स हो गया आपका टोटल, इज इक्वल टू mv² बाई आर। अब ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और क्या मिलेगा आपको? हाँ, अगर आप देखिए तो देयर फोर mv² इज इक्वल टू ई इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा।
ठीक। अब इधर दोनों साइड को अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो यहाँ हमें लेफ्ट हैंड साइड में हाफ चाहिए, तो इसको हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका काइनेटिक एनर्जी ही हो गया, ये हमें फाइंड आउट ही करना है। इज इक्वल टू सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10⁹9, और E कितना है आपका, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, विच विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और 2 लैम्डा, 2 इंटू, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, लैम्डा कितना था, लैम्डा आपको दे रखा है प्रॉब्लम में, ये 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब पर मीटर। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻8, ये हो गया है ना। तो एक चीज देखिए, ये 2 से ये वाला आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 0.8 टाइम्स, तो आपको मिल जाएगा 3.2 इंटू 9, मतलब 0.8 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। और क्या बच रहा है आपका, 10⁻9 इंटू 10⁻⁻8 10 होगा, और 10 इंटू 10⁻⁻19 10⁻⁻18 हो जाएगा, 10⁻⁻18, ये कितना होगा, इसको देखिए, इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, ये हो गया। तो और इसको आप क्या लिख सकते हैं यही हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली जूल, इतना जूल हो गया। अगर आप हाँ, या फिर 2.88 इंटू 10⁻⁻17 जूल। तो इस तरह से हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसका हमारा कंसेप्ट यहाँ रिवाइज हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, a particle of mass 5 into 10⁻⁻6 gram is kept over a large horizontal sheet of charge density इतना 4 into 10⁻⁻6 coulomb per meter square। हॉरिजॉन्टल शीट है, यानी कि लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट का मतलब इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल शीट की बात हो रही है। तो याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बाय द वे आगे देखते हैं किस चीज की बात हो रही है। व्हाट चार्ज शुड बी गिवन टू दिस पार्टिकल so that if released it does not fall down? How many electrons should be removed to give this charge? चलिए ड्रॉ करते हैं। पहली बात क्या कह रहा है, एक कोई पार्टिकल है जिसका मास हमें दिया हुआ है, that is kept over a large horizontal sheet with charge density, सब कुछ दिया हुआ है। तो एक हॉरिजॉन्टल शीट मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल शीट है अपना, ठीक है, इनफाइनाइट इसका लेंथ है ना। इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिग्मा है। सिग्मा आपको वैल्यू यहाँ दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻6, 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। दूसरी चीज क्या दे रखा है कि इस पे एक पार्टिकल ऑफ मास इतना है 5 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है ना। तो इसका मास हमें पता है, यहाँ के मास कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम, 5 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम है। तो इसको अगर हम एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻9 kg। एसआई यूनिट केजी होता है मास का, इसलिए मैंने एसआई में कन्वर्ट किया है, क्योंकि हम लोग एक कंसिस्टेंटली एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो करेंगे, हमारे केस में वो एसआई यूनिट। अच्छा, इतनी बात हो गई। अब क्या कह रहा है, what charge should be given to this particle so that if released it does not fall down? अब देखिए, ये जो शीट है, ये जो आपका शीट है, ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे रखा है, ये कॉपी है मेरे पास, तो ऐसे ये हॉरिजॉन्टल शीट है, इस पे एक मास है, ठीक है, इस पे एक मास है जो कि पार्टिकल दिया हुआ है, वो उसका मतलब पार्टिकल है कोई रखा हुआ है। अगर इसको रिलीज किया जाएगा तो मान लीजिए
इसको यहाँ आएगा ये ऐसे। तो जब ये यहाँ आ गया तो इसके नीचे में कोई भी ये कॉपी जैसी कोई चीज नहीं है, तो इसको ग्रेविटी के कारण ये नीचे गिरेगा, है ना। तो वही क्वेश्चन है कि जब रिलीज किया गया, मतलब जब ये हॉरिजॉन्टल शीट से बाहर चला आया, तो अ, तो इस पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, यानी कि mg जो है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो वाला फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है। जैसे कि देखिए, ये मास यहाँ आया, यहाँ से यहाँ रिलीज किया गया। अब इस पे जो फोर्स है वो mg है, डाउनवर्ड एक ही फोर्स है ना। तो एक फोर्स है ये, है ना। तो ये तो इसको डाउनवर्ड पुल करेगा, लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है कि व्हाट चार्ज शुड बी गिवन टू दिस पार्टिकल सो दैट इफ रिलीज्ड इट डज नॉट फॉल डाउन। अब इस पार्टिकल को फॉल डाउन नहीं करना है, इसके लिए क्या है कि जस्ट डज नॉट फॉल डाउन। तो मतलब ये यहीं पे रहे, ये नीचे ना गिरे, इसके लिए इस पे एक फोर्स लगना चाहिए ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? अगर ये पार्टिकल अगर अनचार्ज होता, तब तो इस पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखिए, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल शीट है जिसपे एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसके कारण इसके सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सा भी चार्ज आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। अब देखिए, ये मास अगर अनचार्ज होता, ये पार्टिकल अगर अनचार्ज होता, तो ये फोर्स नहीं लग पाता उसके ऊपर। लेकिन चूंकि इस पे अगर मान लीजिए कोई चार्ज है, जो कि चार्ज हमें पता ही करना है, व्हाट चार्ज शुड बी गिवन टू दिस पार्टिकल, है ना। तो कितना चार्ज होगा इस पे? अगर चार्ज होगा इस पार्टिकल पे, कोई चार्ज है मान लीजिए Q, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? QE। तो यही जो ये फोर्स था आपका F, और डाउनवर्ड था mg। तो हमारी कंडीशन है F इज इक्वल टू mg, और F कितना है आपका? QE, ठीक है। तो QE इक्वल टू mg। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड E में जब कोई पॉइंट चार्ज को प्लेस करते हैं, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो QE लगता है, मैग्नीट्यूड में कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको ये ये चार्ज की वैल्यू पता करनी है कि इस पार्टिकल पे कितना चार्ज है। तो देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय E वी गेट Q इक्वल टू, सॉरी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय E वी गेट Q इक्वल टू mg बाय E। ये हो गया। अब आपकी सारी वैल्यूज हैं आपके पास, इधर स्पेस है ना, हाँ ठीक है। तो मास कितना था आपका? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 kg। मैं लिख लेता हूं, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 kg। ये कितना है? जस्ट अ मिनट, ये हो जाएगा आपको 9.8, ठीक है। 5 इंटू 9.8। और E कितना होगा आपको? E है आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिग्मा भी आपको पता है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ ताकि जो इधर उधर करनी चीजों को वो थोड़ा। तो Q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू mg, ये हो गया। Therefore Q इक्वल टू mg इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा। अब सारी वैल्यू डाल दीजिए। मास था 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 9.8, ये मास की वैल्यू हमने पुट कर दी, ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, इंटू 2, ये हो गया, इंटू एप्सिलॉन नॉट यानी कि 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये भी हो गया, डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। चलिए वो वैल्यू डालते हैं, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब ये लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है आपका, मैं कैलकुलेटर लेके तो नहीं बैठा हूँ, बट एनीवे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और ये फिर 4.9 हो जाएगा।
तो हमारे पास जो Q मिलेगा हमारा वो होगा 5 इंटू 4.9, ओके, 5 इंटू 4.9 इंटू 8.85, 8.85, और ये टर्म आ गया, ये हो गया और ये हो गया। अभी हमारे 10 के पावर वाले टर्म जो है वो बचे हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ये 10 टू द पावर -6 न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा फाइनली इंटू 10 टू द पावर -15, ये हो जाएगा। अब इसकी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं कैलकुलेट करने बैठूंगा तो टाइम रहेगा। मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बोलता हूँ, लेकिन आप एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली कैलकुलेट कीजिएगा। अब देखिए 4.9 को हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ। 5 इंटू इसको 4.9 को मैं 5 बोल सकता हूँ, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ एक्चुअली। 8.85 पे अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ मैं 9 से, है ना। और ये 10 टू द पावर -15, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 9, मतलब 25 इंटू 9, यानी कि 225 इंटू 10 टू द पावर -15 कूलॉम। तो यानी कि 2.25 इंटू 10 टू द पावर -13 कूलॉम। एक्चुअली में आपका इससे थोड़ा सा कम वैल्यू आएगा, क्योंकि मैंने बढ़ा बढ़ा के वैल्यू लिया है। 4.9 को 5 लिया है और 8.85 को 9 लिया है, तो वैल्यू आपकी 2.25 से थोड़ी सी कम आनी चाहिए। 2 के अप्रोक्सीमेटली कुछ वैल्यू आना चाहिए। मान लीजिए 2.1315 ऐसा कुछ आएगा, है ना। आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके कैलकुलेटर पे। एग्जामिनेशंस में ये वाला अप्रोच आपको नहीं लेना है। यहाँ मेरा पर्पस बस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको सिखाना है। एग्जैक्ट आंसर आप हमेशा, मेरा सजेशन यही है कि आप, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप एक्चुअली मल्टीप्लाई करके तभी एग्जामिनेशंस में आंसर लिखिएगा। हाँ, अगर एग्जामिनर ने ही खुद आपको बोल दिया है कि आप 8.85 को 9 से अप्रोक्सीमेट कर लो, तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ऐसा नहीं कुछ कहा गया है तो आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कीजिए चीजों को। चलिए, एक वैल्यू तो हमको मिल गई, देयरफॉर Q इज इक्वल टू ये हो गया, है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन था ना, ये हमें चार्ज पता करना था, वो तो हमने कर लिया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव टू गिव दिस चार्ज? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव। अब चार्ज कैसे आएगा इस पार्टिकल पर? अगर हम उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे तो जो बचेगा, जो पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज बचेगा, इस तरह से उसके ऊपर चार्ज आएगा। तो बेसिकली ये जो चार्ज है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, ओके, तो 1.60, कैसे लिख रहा हूँ, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम होता है 1 इलेक्ट्रॉन में, है ना। तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर -13 कूलॉम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ये हो जाएगा आपको 2.25 इंटू 10 टू द पावर -13 डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ फिर से मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, ये आपका ये अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए 1 पॉइंट मे बी 2, है ना। आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। अगेन मेरा पर्पस यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आपको बताना नहीं है। अगर इस तरह के ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अगर ट्रिकी होगा, अगर मेरे पास कैलकुलेटर यहाँ नहीं है, तो मैं आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बताऊंगा। लेकिन हाँ, प्रोसेस यही रहेगा। जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा है कि इस तरह का जो डिवीजन है 2.2, पहले तो यहाँ पे 2.25 ही एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन दिया था। तो यहाँ आपकी वैल्यू एक्चुअली में थोड़ी सी कम आएगी, है ना। उसको भी जब आप यहाँ से वो करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 1.602, तो आप एक्चुअल डिवाइड करके ही एग्जामिनेशन में तब आंसर लिखिएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर मत लिखिएगा, नहीं तो एग्जामिनर आपका गलत कर देगा और फिर आपके नंबर्स चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A cubical volume is bounded by the surfaces x is equal to 0, x is equal to a.
y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू a। एक क्यूबिकल वॉल्यूम है, तो क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? 6। तो पहले मैं इतने पार्ट को ड्रॉ ही कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, मैं देखिए, क्वेश्चन जेई मेन का है, जेई मेन जनवरी 2023 वाले में, है ना। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो पार्डन मी फॉर दैट, बट एनीवे एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। यहाँ मैंने एक क्यूब ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है आपको कि हम्म, अब देखिए, एक्सिस मैं ऐसे लिखूंगा कि आपका ये वाला एक्सिस जो है वो आपका वाई एक्सिस है, ये वाला एक्सिस जो है वो आपका एक्स एक्सिस है, और ये वाला एक्सिस जो है आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इस क्यूब के जो फेसेज हैं, बेसिकली देखिए, एक फेस है एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू यानी कि एक प्लेन है वो। एक्स इज इक्वल टू 0 कौन सा वाला प्लेन होगा? अगर मैं इसको नाम दे दूं, मान लीजिए ए बी सी डी और ई एफ जी एच, अगर मैं ऐसा नाम दे रहा हूं, है ना, तो एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए, प्लेन जो है आपका ए ई एच डी, ये वाला प्लेन जो है, ये वाला प्लेन कितना होगा? इस पे हमेशा x की वैल्यू जो है 0 होगी। इसमें आप कहीं भी मूव करेंगे इस पूरे प्लेन पे, तो किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, है ना। तो ये x इज इक्वल टू 0 प्लेन है, एक प्लेन ये है। अब है दूसरा प्लेन, कह रहा है x इज इक्वल टू a, यानी कि एक ऐसा प्लेन जिसपे किसी भी पॉइंट कभी भी x कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा a होगा। तो अगर अगर मान लीजिए ये दूरी एच जी जो है ये ए है, तो आपका ये वाला प्लेन जो है बी सी जी एफ, बी सी जी एफ है आपका एक्स इज इक्वल टू ये। मैं लिख देता हूँ, लिखने में कंफ्यूजन हो जाएगा, आप ये समझ लीजिए बस। ये प्लेन आपका एक्स इज इक्वल टू ए है, ठीक है, क्योंकि इस पे आप कहीं भी जाएंगे इस प्लेन पे, जैसे देखिए ये वाला प्लेन है और इधर आपकी एक्स एक्सिस है, ऐसे इस वाले प्लेन पे आप कहीं भी जाएंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का, कहीं भी आप मूव करेंगे, यहाँ 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 कहीं भी, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा आपका एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। इस केस में वो कांस्टेंट वैल्यू ए है। इसी प्रकार से बाकी प्लेन्स है ना। तो वो सारे प्लेन आपको दिया हुआ है, बेसिकली सारे साइड्स की लेंथ जो है वो ए है। देखिए, सारे साइड्स की लेंथ ए है ना। ये आपका एक्स इज इक्वल टू 0 प्लेन हो गया। वाई इज इक्वल टू 0 प्लेन कौन सा होगा? कहाँ पे y हमेशा 0 होगा? y 0 होने के लिए आपको आना पड़ेगा इस प्लेन में, यहाँ, सॉरी, ऐसे, यानी कि ई एफ जी एच, ये वाला प्लेन जो है इस पे y की वैल्यू हमेशा जो है, सॉरी, ओके, y की वैल्यू 0 होगी आपकी यहाँ पे एच जी सी डी, है ना। y की वैल्यू कहाँ पे 0 हो सकती है? एक्स जेड प्लेन में, है ना। तो एक्स जेड प्लेन आपका ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन जो है वो एक्स जेड प्लेन है, या इसके पैरेलल में कहीं भी होगा कोई दूसरा प्लेन, तो उस पे y की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो एच जी सी डी जो है वो आपका y इज इक्वल टू 0 प्लेन है, और ई एफ बी ए प्लेन जो है वो आपका y इज इक्वल टू ए प्लेन है। तो बेसिकली ये लेंथ जो है, इतनी लेंथ ये भी ए है, और ये लेंथ जो है वो भी ए है आपका, है ना। तो ये आपके सारे प्लेन्स का डिस्क्रिप्शन है, सारे जो फेसेस हैं क्यूब का उसका डिस्क्रिप्शन है। इतना इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय ये E इज इक्वल टू ई नॉट टाइम्स एक्स इन आई। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में हमेशा एक्स एक्सिस के ही अराउंड है ना। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर है, एक्स एक्सिस के अराउंड। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर। ये एक बात हो गई, है ना। ओके, अब क्या क्वेश्चन है,
वेयर ई नॉट, अगर ये कांस्टेंट ई नॉट की वैल्यू दी हुई है 4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। इफ ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, अच्छा ए की भी वैल्यू दे दी, ए की कितनी वैल्यू है। द चार्ज कंटेंट इन द क्यूबिकल वॉल, A is 2 centimeter and the charge contained in the cubical volume is Q into 10⁻⁻14 कूलम। अच्छा, इसके अंदर एक ये देखिए, ये Q जो है एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर एक चार्ज है ना, जो जिसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है Q into 10⁻⁻14 कूलम। द वैल्यू ऑफ Q आपको पता करना है, और यहाँ पे आपको कहा गया है कि आप एप्सिलॉन नॉट को 9 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आप मान लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ प्रॉब्लम में ही कह दिया गया है, इसलिए हम इसको 9 into 10⁻⁻12 ही लेंगे, रादर 8.85 into 10⁻⁻12 नहीं लेंगे। जैसा कि मैं पिछले प्रॉब्लम में कह रहा था कि अगर प्रॉब्लम में ही आपको कह दिया जाए ऐसा कुछ एज्यूम करने के लिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये Q की वैल्यू पता करनी है। तो आप याद कीजिए, यहाँ कुछ गॉस थ्योरम वाला केस बन रहा है। गॉस थ्योरम में क्या होता है, अगर एक क्लोज सरफेस है और उसके अंदर चार्ज कोई भी है वो इनक्लोज्ड है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा उस क्लोज सरफेस से वो होगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q का मतलब जो चार्ज इनक्लोज्ड है, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ओके, तो फ्लक्स देखिए, अब फ्लक्स कैसे निकाले हम, मैं लिखता हूं फ्रॉम गॉस थ्योरम। देखिए, आपका गॉस थ्योरम यहां रिवाइज हो रहा है। गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, इसको मैं चार्ज इनक्लोज लिख रहा हूं ऐसे, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज आपको दे ही रखा है, खैर प्रॉब्लम में ही चार्ज इनक्लोज है आपका Q इंटू कुछ तो था 10⁻⁻14 10⁻⁻14। आपको यही वाला Q जो है वो पता करना है ना। तो अगर हमें फ्लक्स पता चल जाएगी, टोटल फ्लक्स, तो हमारा Q इनक्लोज, ये Q पता चल जाएगा हमारा। ठीक है, अब आइए फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, कोई भी एरिया जो है उससे होकर जो फ्लक्स जाता है वो होता है E डॉट ए, मतलब E और उसका एरिया जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एरिया है, मान लीजिए ऐसा कोई एरिया है, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उससे होकर क्रॉस कर रहा है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहिए, जो इमेजिनरी लाइंस होती है, वो कितनी क्रॉस कर रही है इससे, उसका एक मेजर होता है फ्लक्स, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट डी ए, वेयर E डॉट ए बोल दीजिए, जो ए क्या है, इसका जो एरिया है, इस वाले प्लेन का जो है वो एरिया है। तो देखिए, E तो आपको दे ही रखा है, आपको पता है फ्लक्स, मैं फ्लक्स कैलकुलेट करता हूं। फ्लक्स विल बी E डॉट ए, है ना। अब 6 फेसेज हैं इस क्यूब में। अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं फेस ये AEHD, ये वाला फेस जो है, ठीक है, जो कि आपका x इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन है, प्लेन है, वो वाला है। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको F1 लिखता हूं। तो इधर जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात हो जाएगा आपका, कहाँ गया, E नॉट एक्स था ना, E नॉट एक्स आई इज, तो फ्लक्स इज इक्वल टू E टाइम्स ए, एरिया वेक्टर, है ना। तो E कितना है, E नॉट एक्स आई और A एरिया वेक्टर। अब देखिए, x की वैल्यू जो है यहाँ पे, इस वाले प्लेन पे AEBH, ये वाला प्लेन जो है, इस पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही यहाँ पे 0 हो गया, तो ये आपका 0 हो गया। ठीक, F2 इसका जो पैरेलल वाला है वो हम लोग निकाल लेते हैं, मतलब इस वाले
इस वाले एरिया से होकर के जो बी एफ जी सी जो आपका प्लेन है, जो जहां पे x की वैल्यू हमेशा a है, तो इसको मैं F2 बोलता हूं। F2 का जो E डॉट ए होगा, उसमें देखिए E कितना होगा, E आपका हो E तो आपको है E नॉट एक्स आई, और x यहाँ पे कितना है, a है, x की वैल्यू हमेशा a है। देखिए इस वाले पे बी एफ जी सी पे देखिए x की वैल्यू हमेशा a होगी, है ना। ये यही वाला आपका सरफेस है, ये x इज इक्वल टू a वाला सरफेस है ये। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ई नॉट इंटू ए आई, ये हो गया। और एरिया वेक्टर जो होगा आपका, एरिया वेक्टर जो यहाँ पे होगा, ये कितना होगा, लेंथ इंटू स्क्वायर ही है, खैर ये तो एक साइड का जो लेंथ है वो भी दे रखा है था शायद। अ, हाँ, तो साइड का लेंथ भी तो ए इंटू ए ही हो जाएगा ना, है ना। क्योंकि देखिए साइड का लेंथ, क्योंकि ये लेंथ भी ए है, यानी कि ये लेंथ भी ए है और ये लेंथ भी ए है, तो साइड की लेंथ तो ए इंटू ए ही हो जाएगी। तो एरिया वेक्टर भी आपका हो जाएगा ए इंटू ए। और आपको पता है कि एरिया वेक्टर जो होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है ना। तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, आई आई वेक्टर के लॉन्ग होगा, है ना। जो यूनिट वेक्टर आई है, तो ए इंटू ए आई, यानी कि इक्वल टू ए स्क्वायर आई, ये हो गया। तो आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, F2 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ई नॉट ए आई डॉट ए स्क्वायर आई, ये हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ई नॉट ए क्यू, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, ये आपको मिल गया। अब F3 देख लीजिए, F3 मान लीजिए मैं, ये दो फेस तो हमारा मिल गया, अब चार फेस बचे हैं, उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा। तो आप देखिए बाकी के जितने फेस हैं उस पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है आपस में परपेंडिकुलर है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ई ए बी एफ, ये वाला सरफेस देखिए, इसका एरिया वेक्टर होगा अलोंग जे डायरेक्शन, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आई डायरेक्शन के अलोंग है, तो आई डॉट जे वाला टर्म आएगा वहां पे। और आई डॉट जे कितना होता है, 0 होता है। इस वाले में भी वही बात होगी, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा, माइनस आई की तरफ होगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यहाँ पे भी आई की तरफ ही है, ये माइनस जे की तरफ है, तो आई डॉट जे यानी या माइनस जे वो 0 ही हो जाता है। इसी प्रकार से जो बाकी के सरफेसेस हैं आपके, जैसे कि ए बी सी डी, ये वाला जो सरफेस है, इस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो टुवार्ड्स के होगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी आई की तरफ है, तो आई डॉट के 0 होगा। इसी प्रकार से जो आपका सरफेस है ई एच जी एफ, ई एच जी एफ जो है, इस पे जो एरिया वेक्टर होगा आपका, दैट विल बी टुवार्ड्स माइनस के, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी ई ही होगा, मतलब सॉरी आई के तरफ ही होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आई के तरफ ही होगा, तो आई डॉट माइनस के इज ऑल्सो 0। तो कहने का मतलब बाकी के चारों फेसेस पे टोटल फ्लक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं F3 इज इक्वल टू F4 प्लस F5 प्लस F, नो नॉट प्लस, इक्वल टू F6 इक्वल टू 0। और एक यहाँ F1 भी तो 0 था ही, तो टोटल फ्लक्स ही आपका ये हो गया ई नॉट ए क्यू। तो टोटल फ्लक्स हमें मिल गया, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई नॉट ए क्यू मिल गया। और टोटल फ्लक्स कितना है, गॉस थ्योरम से, देयरफॉर ई नॉट ए क्यू इज इक्वल टू क्यू टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 14 था ना, चार्ज इनक्लोज ये है क्यू इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, 10 टू द पावर माइनस 14। और एप्सिलॉन नॉट को हमें कहा गया है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 एज्यूम करने के लिए, ठीक है। अब वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो देयर फोर
Q will be equal to E naught AQ times 9 into 10 to the power minus 12 divided by 10 to the power 14 minus 14। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ई नॉट की वैल्यू डाल दीजिए। ई नॉट कितना है, प्रॉब्लम में ई नॉट दे रखा होगा। हाँ, 4 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, डाल देंगे हम। ई नॉट हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और ए की कितनी वैल्यू थी, सॉरी ये 4 इंटू 10 टू द पावर 4 है, माइनस 4 नहीं है। 4 इंटू 10 टू द पावर 4 मैंने डाल दिया इंटू ए क्यू, यानी कि ए कितना है हमारा प्रॉब्लम में 2 सेंटीमीटर। तो इसको एसआई यूनिट में लिखेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। और ए क्यू है तो ए क्यू के लिए हमें हो जाएगा 2 क्यू, देखिए 2 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का क्यूब, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 6, और ये 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 है डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक है, अब इन सबको आप मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो आपका आएगा, ये होगा 32, 4 इंटू 8 इज 32 इंटू 9, ये हो गया, इतना पार्ट हो गया। और 10 के पावर वाले जो टर्म्स हैं वो हो जाएगा इंटू 10 टू द, ये माइनस 14 वाला जो है 10 टू द पावर माइनस 14 न्यूमरेटर में जाकर 10 टू द पावर 14 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 14 इंटू 10 टू द पावर 4, ये 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। और माइनस 6 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये 10 टू द पावर माइनस 18 हो जाएगा। 32 इंटू 9 होगा 288, और ये तो खैर वही हो गया 10 टू द पावर 0, तो 288। सो देयरफॉर Q इज इक्वल टू 288, ये आपका आंसर होगा। तो देखिए जेई मेन में कितना ट्रिक लगा के क्वेश्चन पूछा था। यहाँ आपसे मैथ का भी कंसेप्ट आपका हो रहा है, 3D ज्योमेट्री जो आप पढ़ते हैं उसका कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो जा रहा है, गॉस थ्योरम यूज हो जा रहा है, इतनी सारी चीजें हैं, है ना। तो इसलिए कहता हूँ कि आप प्रॉब्लम अगर करते रहेंगे आपके बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज होते जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हुए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। Two conducting spherical shells A and B of radii r and 2r are kept far apart and charged to the same charge density sigma. They are connected by a wire. Obtain an expression for final potential of shell A. इस सीबीएसई में कभी पूछा गया क्वेश्चन है मेरे ख्याल से बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो हमें क्या पता करना है, ऑब्टेन द एन एक्सप्रेशन फॉर फाइनल पोटेंशियल ऑफ शेल ए। ओके, हमें स्फेरिकल शेल है उसकी पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करनी है। क्या क्या हो रहा है प्रॉब्लम में पहले के देखते हैं। तो हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स हैं ए और बी, उनकी रेडियाई है आर और 2r। तो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, दो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है ए, इसका रेडियस है r, और दूसरा है थोड़ा बड़ा है, इससे डबल रेडियस का है 2r, और ये स्फेरिकल शेल बी है। इतना बात हो गई, ठीक। ये फार अपार्ट है और इनके सरफेस, इनका चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम ही है, यानी कि सिग्मा ए और सिग्मा बी बराबर है सिग्मा के, है ना। सिग्मा हमें दिया गया है ना। तो दोनों की चार्ज डेंसिटी बराबर है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या होता है, पहले ये कंडीशन में है, उसके बाद अगला कंडीशन क्या हो रहा है कि वही स्फेरिकल शेल है आर और 2r वाला, इसके बीच में एक कंडक्टिंग वायर लगा दिया गया। अब कंडक्टिंग वायर लगा दिया जाएगा तो दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर। जब ये कंडक्टिंग वायर लगा दिया जाएगा तो इक्विलिब्रियम में दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, है ना, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल कितना होगा ऑन शेल ए जिसका रेडियस r है। तो कुछ कुछ चीजें देखिए, पहली बात कि हम यहाँ पे पता कर लेते हैं, एक तो चार्ज कंजर्वेशन का लॉ है। तो टोटल मैं इनिशियल चार्ज लिख रहा हूँ क्यू ए प्लस क्यू बी, ये इनिशियल चार्ज है सिस्टम के अंदर, दोनों शेल को मिला करके ये क्यू ए प्लस क्यू बी इनिशियल चार्ज है। मान लीजिए क्यू ए चार्ज है
शेल ए पे और क्यू बी चार्ज है शेल बी पे, और यहाँ पे क्यू ए फाइनल चार्ज है और यहाँ क्यू बी फाइनल चार्ज है। तो ये दोनों क्वांटिटीज बराबर होंगी क्योंकि टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा। चार्ज का यहाँ से वहां पे ट्रांसफर जरूर होगा ये कंडक्टिंग वायर के कारण, लेकिन टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ से आएगा। तो एक तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ना। चलिए हम देखते हैं, और दूसरा ये कि यहाँ जो पोटेंशियल है बी ए फाइनल, बी ए और दैट विल बी इक्वल टू वी बी, जो इसका फाइनल पोटेंशियल होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ बनेगी। ये चार्ज ट्रांसफर तभी रुकेगा जब दोनों का पोटेंशियल एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ये कंडीशन है। अब क्यू ए और क्यू बी निकालने के लिए देखिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है कि सिग्मा दोनों में बराबर है। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा, देखिए सिग्मा ए क्या होगा, क्यू ए बाई एरिया ऑफ ए, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया। उसी प्रकार से सिग्मा बी कितना हो जाएगा, क्यू बी बाई 4 पाई, और इसका रेडियस कितना है, 2 आर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, सिग्मा ए और सिग्मा बी बराबर है, दोनों सिग्मा के ही बराबर है। तो क्यू ए आपका हो जाएगा, क्यू ए हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, और क्यू बी हो जाएगा आपका कितना है, 4 पाई इंटू 2 आर स्क्वायर सिग्मा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों जो है बराबर है सिग्मा के। ठीक है, ये दिया हुआ है आपके प्रॉब्लम में, तो हमने इक्वेशन को यूज कर लिया यहाँ पे। तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो क्यू ए प्लस क्यू बी जो हो गया आपका 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा हो गया, ये एक चीज मिल गई। क्यू ए प्लस क्यू बी आपको मिल गया, तो आपको इसका मतलब क्यू ए प्राइम प्लस क्यू बी प्राइम भी मिल गया एक्चुअली। ठीक है, अब क्या कंडीशन है हमारे पास कि ये दोनों पोटेंशियल सेम होगा। तो स्फेरिकल शेल का जो पोटेंशियल होता है वो होगा आपका बी ए प्राइम, अगर लिखना चाहूं मैं तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए प्राइम बाई आर, और इज दैट विल बिकम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी प्राइम 2r। ठीक है, ये हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा, r और r भी कैंसिल हो जाएगा। आपको कितना मिलेगा, क्यू ए प्राइम इज इक्वल टू क्यू बी प्राइम बाई 2। तो देखिए क्यू ए तो मतलब क्यू बी प्राइम जो है वो 2 क्यू ए प्राइम के बराबर है। अब इस वाले इक्वेशन को, ये जो आपको मिला है यहाँ रिजल्ट, इसको आप अगर यहाँ फीड करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए ये जो चीज थी आपको क्यू ए प्लस क्यू बी जो थे, ये क्यू ए प्राइम प्लस क्यू बी प्राइम के भी बराबर थी। हमने जस्ट देखा है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से ये बराबर होना चाहिए, है ना। तो आपको क्या मिल गया, क्यू ए प्राइम प्लस क्यू बी प्राइम इज इक्वल टू 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ये मिल गया। अब क्यू बी प्राइम कितना है, 2 क्यू ए प्राइम के बराबर है, तो क्यू ए प्राइम स्पेस है यहाँ पर। ठीक है, तो क्यू ए प्राइम प्लस 2 क्यू ए प्राइम इज इक्वल टू 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ये हो गया। तो 3 क्यू ए प्राइम जो आ गया आपका, वो आ गया 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। देयरफॉर क्यू ए प्राइम इज इक्वल टू 20/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ये आ गया आपका, है ना। अब हमें पोटेंशियल पता करना है, हमें फाइनली क्या पता करना था, पोटेंशियल आपका ये वाली चीज पता करनी है हमें। ठीक है ना, तो the final potential on shell A is actually 1/4 pi epsilon naught q a prime by r। अब q a prime आपको मिल गया है यहाँ पे, है ना, तो ये डाल दीजिए यहाँ पे, that will become equal to 1/4 pi epsilon naught 20/3, और क्या क्या बच रहा है, पाई आर स्क्वायर सिग्मा था ना, ये पाई आर स्क्वायर सिग्मा।
पाई आर स्क्वायर सिग्मा, और ये आर अगेन है यहाँ पे आर। तो मैं इसको 4 पाई के टर्म में यदि लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5/3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाई आर। तो ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो गए, ये आर और ये आर, एक आर कैंसिल हो गया, हमारे पास फाइनली बचा 5 आर सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर वी ए प्राइम जो है वो आपका मिल गया। ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू एट द शेल, the shell A, the final electric potential at that is equal to this value 5 r sigma by 3 epsilon। तो यहाँ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट जो है वो रिवाइज हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चार्जेज ऑफ 1 into 10 to the power minus 11 coulomb, minus 2 into 10 to the power minus 11 coulomb, and 1 into 10 to the power minus 11 coulomb are placed respectively at the corners B, C, D of a rectangle ABCD. Determine the potential at the corner A, given AB is equal to 4 centimeter and BC is equal to 3 centimeter. अच्छा, तो ABCD एक रेक्टेंगल है जिसके B, C और D वाले वर्टेक्स पे जो कॉर्नर्स हैं वहां पे 3 पॉइंट चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, एक ड्रॉ करता हूं मैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये तो स्क्वायर जैसा ड्रॉ हो गया, रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब है ए बी सी और डी, बी सी और डी पे चार्जेस रखे हुए हैं। यहाँ पे है 1 into 10 to the power minus 11 कूलॉम, सी पे कितना है -2, यहाँ है -2 into 10 to the power minus 11 कूलॉम, और डी पे कितना है, डी पे है अगेन 1 into 10 to the power minus 11 कूलॉम। ओके, तो डी पे है 1 into 10 to the power minus 11 कूलॉम। आपको यहाँ पे पोटेंशियल पता करना है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना होगा। और भी कुछ इंफॉर्मेशन थी ना, गिवन ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ए बी, हाँ ये 4 सेंटीमीटर है और बी सी 3 सेंटीमीटर है। अब ये रेडियस रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब अगर ए बी 4 सेंटीमीटर है तो डी सी भी 4 सेंटीमीटर होगा, अगर बी सी 3 सेंटीमीटर है तो ए डी भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये रेक्टेंगल का है। अब देखिए पॉइंट चार्ज कोई होता है उसके कारण कुछ दूरी r पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। तो देखिए b, ये जो ये वाला पॉइंट चार्ज है 1 into 10 to the power minus 11 कूलम b पे, उससे पॉइंट a की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार से ये वाला जो पॉइंट है 1 into 10 to the power minus 11 कूलम जो d पे है, उससे जो a की दूरी है वो 3 सेंटीमीटर, चलो ये भी पता है। लेकिन जो C पे जो पॉइंट चार्ज है -2 into 10 to the power minus 11 कूलम, उससे हमें A की दूरी नहीं पता है। लेकिन एक चीज जरूर पता है कि ये एक रेक्टेंगल का हिस्सा है, ये दूरी जो है एक रेक्टेंगल का डायगोनल है। तो ये जो दूरी होगा वो कितना होगा, CA कितना होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 5, और ये 5 cm होगा। ठीक है, तो ये दूरी पता चल गई। अब पोटेंशियल लिख लेते हैं, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ वी ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट ए ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट सी प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डी। सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेता हूं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये वी ए बी में बी पे पॉइंट चार्ज कितना है 1 into 10 to the power minus 11, तो 1 into 10 to the power minus 11 क्यू, ये क्यू हो गया डिवाइडेड बाई आर। तो ये आर डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग SI यूनिट में लिखेंगे। तो 4 into 10 to the power minus 2 प्लस
VAC लिखना है, यानी कि पोटेंशियल A ड्यू टू, यहाँ सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लग रहा है, आप याद रखिएगा इस चीज को कि यहाँ 3 पॉइंट चार्जेज है, उसके कारण किसी चौथे पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। तो सभी के जितने पोटेंशियल होंगे इंडिविजुअल पॉइंट चार्जर के कारण, उन तीनों का सम कर देंगे हम लोग, वही काम कर रहे हैं। तो सी पे जो आपका पॉइंट चार्ज है दैट इज -2 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम, यानी कि -2 इंटू 10 टू द पावर -11 डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है ये आपका 5 सेंटीमीटर है ना। तो ये मैंने लिख दिया 5 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर है, तो ऐसा यूनिट पे कन्वर्ट कर दिया। अब ये VAD है, यानी कि पोटेंशियल एट A ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट D, ये है कितना 1 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम, और ये डिस्टेंस है 3, तो प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर -11 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -2। अब इससे और भी कुछ बाहर आ सकता है, देखिए 10 टू द पावर -11 भी बाहर आ जाएगा और 10 टू द पावर -2 भी बाहर आ जाएगा। तो मैं ये लिखता हूँ, अच्छा मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख देता हूँ। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -11 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -2, ये हो गया है ना, इंटू 1/4 -2/5 प्लस 1/3, ये हो गया है ना। अब देखिए ये जो चीज है ये बचेगा आपका 9, क्योंकि ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 9 इंटू ये कितना है, 1/4 होगा 0.25, -2/5 होगा 0.40, और 1/3 होगा 0.33। तो ये आपका हो जाएगा 9 इंटू ये हो जाएगा 0.18, तो 1.62 क्या निकाल रहे थे हम लोग, पोटेंशियल ना, तो वोल्ट। So therefore VA, the potential at A, the corner A is 1.62 वोल्ट। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। और भी कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा एक क्वेश्चन और, ओके। 2 equal charges 2 into 10 to the power -7 coulomb each are held fixed at a separation of 20 सेंटीमीटर। चलिए ड्रॉ करते हैं, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। कुछ वो भी दिया है नहीं, कोई नोमेनक्लेचर नहीं, तो मैं अपनी तरफ से एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा दूरी पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लीजिए थोड़ा सा और दूर कर, ये A, ये B है ना, ये दूरी आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे चार्जेस की भी वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, दोनों इक्वल है, दोनों पे सेम पॉइंट चार्ज है। यहाँ पे है 2 इंटू 10 टू द पावर -7, यहाँ पे भी है 2 इंटू 10 टू द पावर -7, ये दूरी भी दे रखी है आपकी 20 सेंटीमीटर है ना। तो बेसिकली ये दूरी जो है आपका 20 इंटू 10 टू द पावर -2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये अभी तक इतनी बात है। A third charge of equal magnitude is placed midway between the two charges। अच्छा एक थर्ड चार्ज को यहाँ पे हम लोग, यानी कि A और B दोनों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना, तो यहाँ पे पहले रखा गया, ये मान लीजिए मैं इसको C बोल देता हूँ है ना, C बोलता हूँ, जहाँ पे AC जो है आपका वो भी 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर है, और ये भी 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर है। यहाँ सभी में मैं SI यूनिट में लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये दूरी इतनी है और इधर ये दूरी इतनी है, और C पे जो हमने चार्ज रखा है वो भी 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम्ब ही है, क्योंकि यहाँ लिखा है अ थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस। यहाँ तक को हमने ड्रॉ कर लिया। इट इज नाउ मूव्ड टू अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस। अच्छा अब इस ये जो चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 C पे, उसको हम ऐसी जगह ले जाते हैं जो A से भी 20 सेंटीमीटर की, ये D पॉइंट इसको हम बोल देते हैं, तो ये 20 इंटू 10 टू द पावर -2 है यहाँ भी, और ये पॉइंट जो है
बी से भी बी से भी, इसको मैं ठीक से लिख दूं यहाँ पे तो कंफ्यूजन होगा। ये 10 into 10 to the पावर -2 था, और ये जो हो गया बी भी, ये भी है 20 into 10 to the पावर -2। इतने इंफॉर्मेशन आ गई हमें। हाउ मच वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। अच्छा, हाउ मच वर्क पूछ दिया हमें, तो यहाँ पोटेंशियल वाली कोई बात आ रही है। क्यों? क्योंकि जब हमने पोटेंशियल पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, जब किसी भी चार्ज को हम लोग दो पॉइंट्स के बीच में मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस पर कुछ वर्क डन होगा, है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, क्योंकि ए और बी पे पॉइंट चार्जेस हैं हमारे, तो सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो उसके कारण कुछ आपका वर्क डन होगा। तो वर्क डन जो होता है, जब जब कोई पॉइंट चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स के बीच में मूव करता है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू द पॉइंट चार्ज, द टेस्ट चार्ज टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली हमें वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क डन जो हो जाएगा वो ये वाला चार्ज 2 into 10 to the power -7 और पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस Vd माइनस Vc, ये हो जाएगा, है ना। कि फाइनल पोटेंशियल कितना है और इनिशियल पोटेंशियल कितना है। यहां से यहां मूव कर रहा है ना, सी से डी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो फाइनल फाइनल पॉइंट क्या है, डी है, तो Vd माइनस Vc लेंगे। अब Vd कितना होगा, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ 2 into 10 to the power -7 इंटू Vd कितना होगा 1/4πε0 क्यू Vd। अच्छा, Vd को, Vd का मतलब, हाँ ये वाला पॉइंट, यहाँ पे इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल और इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल ऐड होगा। तो Vd जो हो जाएगा आपका वो होगा, एक काम करता हूँ मैं, पहले Vd और Vc अलग अलग कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो Vd हो जाएगा आपका 1/4πε0 2 into 10 to the power -7 बाई 20 into 10 to the power -2, है ना ये, और प्लस 1/4πε0 2 into 10 to the power -7 20 into 10 to the power -2, ये हो गया आपका। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये तो 1/4πε0 और 1/4πε0 कॉमन ही हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, एक्चुअली 2 टाइम्स हो गया सभी चीजों का, इतने वैल्यू का 2 टाइम्स होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ 2 into 1/4πε0 2 into 10 to the power -7 बाई 20 into 10 to the power -2, ये हो गया। तो लिख कर लीजिए ये 2 into 9 into 10 to the power 9 into 2 into 10 to the power -7 डिवाइडेड बाई 20 into 10 to the power -2। 2 से ये 10 टाइम्स आ जाएगा, ये 10 to the power 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास कितना बचेगा, 9 into 2 18 into 10 to the power 3, यही होगा ना। या ये हो जाएगा। तो Vd आपको मिल गया कितना, वोल्ट। अब Vc निकाल लीजिए, ये भी होगा कितना, 1/4πε0 2 into 10 to the power -7 डिवाइडेड बाई, ये 10 सेंटीमीटर था ना, Vc हम निकाल रहे हैं ना, तो ये दूरी तो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 into 10 to the power -2, 10 into 10 to the power -2 और प्लस 1/4πε0 2 into 10 to the power -7 10 into 10 to the power -2 is equal to 2 into 1/4πε0 2 into 10 to the power -7 10 into 10 to the power -2। ठीक, तो ये हो गया। ये इसमें कुछ हमारा वो आ रहा है रिलेशन का, तो देखिए इस वाली वैल्यू का ये डबल होगा एक्चुअली, है ना, तो डबल हो जाएगा। तो सिंपली वहां कितना था, 18 into 10 to the power 3, ये हो जाएगा आपका 30। मैं कैलकुलेट ही कर देता हूँ ताकि आपको, ऐसे डबल होगा लेकिन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा कितना, 2 into 9 into 10 to the power 9 into 2 into 10 to the power -7 डिवाइडेड बाई 10 into 10 to the power -2।
तो 9 into 4 is equal to 36 और into 10 to the power 3। तो therefore VC भी निकल गया इतना वोल्ट, है ना, VD माइनस VC। तो हमें VD माइनस VC चाहिए, तो therefore VD माइनस VC इज इक्वल टू 18 into 10 to the power प्लस 3 है ना, 10 to the power 3 वोल्ट माइनस 36 into 10 to the power 3 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस 18 into 10 to the power 3 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो गया आपका। तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इज इक्वल टू 2 into 10 to the power -7 into VD माइनस VC ये था, तो इज इक्वल टू 2 into 10 to the power -7 into -18 into 10 to the power -3 इज इक्वल टू, मैं सही लिख रहा हूँ ना? हाँ, ये हो जाएगा आपका -36, और मैं बराबर इसको माइनस से लिख रहा हूँ, ये +3 होगा। तो ओके, तो ये हो जाएगा -36 into 10 to the power -4 जूल। इतना वर्क जो है करना पड़ेगा इस चार्ज को मूव करने के लिए। तो इस तरह से हमने आज काफी सारे कंसेप्ट्स को, हमने 2 चैप्टर्स जो हमारा क्लास 12 फिजिक्स का है उसके पहले 2 चैप्टर्स के हमने टोटल 3 प्रॉब्लम दोनों में से सॉल्व किए। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट रिवाइज हुआ, हमारा गॉस थ्योरम का कंसेप्ट रिवाइज हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल क्या होगा वो रिवाइज हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होगा वो रिवाइज हुआ हमारा। अभी और क्या कंसेप्ट आया था इसमें, आपका 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसका कंसेप्ट आपका रिवाइज हुआ। बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज हुए हैं। तो आपने देखा कि एक दिन में हमने बस 6 प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपना इतने सारे कंसेप्ट हमने रिवाइज किए यहाँ पर। तो एनीवे आई होप कि आप मेरे साथ साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो है वो फिजिक्स में बढ़ रहा होगा आगे की तरफ। यदि मैं अपने सॉल्यूशंस में बहुत तेजी में जाता हूँ तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि मैं काफी तेज बोल रहा हूँ, तो आप मैं अगले वीडियो से उसे थोड़ा सा स्लो कर दूंगा। एनीवे तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए, बहुत मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।